हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ग्रेसफुल फार्मा पर। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है, हमने अपने इंडस्ट्रियल फार्मेसी के फर्स्ट लेक्चर को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने पायलट प्लांट स्टडी देखी थी कि आखिरकार जो पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक होती है उनके स्टेप्स क्या होते हैं, क्या प्रोसेस होता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जनरल कंसाइडरेशन। इसके अंदर हमारे 10 पॉइंट आएंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मोस्टली आपके फर्स्ट यूनिट में से ये 10 पॉइंट हैं जनरल कंसाइडरेशन आपकी पायलट प्लांट के, ये ज़्यादातर सेमेस्टर में पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए ये तो खासकर आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है। एंड इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो आप पहले उसे देख लें। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि जब तक आप पायलट प्लांट को नहीं समझेंगे आप उसके जनरल कंसाइडरेशन को भी नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि पायलट प्लांट क्या है, एक स्मॉल स्केल प्रोडक्शन पे किसी भी चीज़ को बनाना या किसी चीज़ को फॉर्मुलेट करना या प्रोडक्शन करना हमारा पायलट प्लांट कहलाता है। तो उनके बीच में हमें कौन कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप सभी ने अपने चैनल करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए। महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के। लेट्स स्टार्ट लेटर। तो हम अगर जनरल कंसाइडरेशन की बात करें तो पहला स्टेप आता है इसमें आपका रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगर हम रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो जब आप किसी कंपनी में जाएंगे, पायलट प्लांट में जब आप काम करोगे तो आपको ये 10 चीज़ें होती हैं, 10 टॉपिक्स होते हैं या 10 पॉइंट होते हैं, इन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, तभी आप किसी स्मॉल स्केल प्रोडक्शन पर काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा इसमें आता है रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब होगा आपका CEO है या इंस्टाग्राम या फेसबुक, किसी का भी मान लो, किसी भी सोशल मीडिया का CEO है, वो क्या करता है अपने वर्कर्स को एक एक अलग अलग पर्टिकुलर काम प्रोवाइड कर देता है कि आप इस चीज़ को देखोगे, आप इस चीज़ को देखोगे। तो उसका जो काम होता है, वो सॉफ्टवेयर है, वो भी इजीली रन कर पाता है। तो ऐसे ही अगर हम रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें तो इसके अंदर हमारे 2 लोग होते हैं, जैसे R&D होता है और एक होते हैं आपके वर्कर्स। R&D ग्रुप क्या करता है आपको, R&D ग्रुप क्या है, हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, जो किसी भी चीज़ को इन्वेंट करता है या डेवलप करता है, आपको एक प्रोसीजर प्रोवाइड करता है, आप उसके बेस पर किसी भी प्रोडक्ट को प्रोडक्शन की हेल्प से प्रिपेयर करते हैं या उसे फॉर्मुलेट करते हैं। R&D जो फॉर्मूला देता है वो अपने फॉर्मूले को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, जिससे कि जल्दी काम हो सके और ईजिली हो सके, कोई भी वेरिएशंस वगैरह ना आए। वो क्या करता है कि जो R&D का प्रोसीजर होता है वो बांट दिया जाता है अलग अलग फार्मासिस्ट वर्कर्स को। वो फिर उन सभी वर्कर्स वो क्या करते हैं, उन्हीं पॉइंट्स पर ज़्यादा ध्यान देके अच्छी तरह से प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर पाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे, द फॉर्मुलेटर हु डेवलप अ प्रोडक्ट कैन टेक इनटू द प्रोडक्शन एंड कैन प्रोवाइड सपोर्ट इवन आफ्टर ट्रांजिशन इनटू द प्रोडक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड। मतलब आपका क्या है, वो जो आपको काम दिया गया है, जो प्रोसीजर दिया गया है, उसे आपको अलग अलग मतलब कंपार्टमेंट होते हैं उनमें डिवाइड कर देना है, जिससे कि वो अच्छी तरह से काम कर सकें और ज़्यादा प्रोडक्शन में हम बल्क में काम कर सकें। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है हमारा पर्सनल रिक्वायरमेंट। पर्सनल रिक्वायरमेंट क्या है, अब ये नाम से ही लग रहा है आपका, साइंटिस्ट विद एक्सपीरियंस इन पायलट प्लांट ऑपरेशन एज वेल एज इन एक्चुअल प्रोडक्शन एरिया आर मोस्ट प्रीफरेबल। अब जो पर्सनल रिक्वायरमेंट है इसमें क्या है कि अब हमें पायलट प्लांट के अंदर ये पता लगाना है कि आखिरकार हमें कितने साइंटिस्ट की ज़रूरत है, कितने वर्कर्स की ज़रूरत है, कैसे वर्कर चाहिए। तो इन सभी की स्टडी हम आपके पर्सनल रिक्वायरमेंट में करेंगे। तो जब भी हम किसी को काम के लिए सिलेक्ट करेंगे तो हम उन्हें एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए देखेंगे आखिरकार वो ठीक हैं कि नहीं है, कि कहीं BA फार्मा को छोड़ के BSc वालों को पकड़ लिया तो सिंपल सी बात है भाई, BSc वालों ने फार्मेसी का काम कोई सीखा नहीं है तो वो अच्छा प्रोडक्ट कहाँ से मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। बोला है कि जो साइंटिस्ट होने चाहिए वो हमारे अच्छे, एक्सपीरियंस उन्हें अच्छा होना चाहिए, और ट्रेंड पर्सन होने चाहिए। वहाँ पे कुछ इंजीनियर भी होने चाहिए, जिससे कि अगर कोई मशीन में कोई वेरिएशंस आती है या मशीन में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो ठीक कर सके। और वहाँ पे ऑपरेटर होना चाहिए, वहाँ पे केमिस्ट भी होना चाहिए, जिससे कि कोई प्रॉब्लम आती है तो वो ठीक कर सकें। ऐसे ही नेक्स्ट है आपका, एज दे हैव अंडरस्टैंड द इंटेंडेड ऑफ फॉर्मुलेटर एज वेल एज अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन पर्सनल। इसका मतलब है कि वहाँ पे जो काम करने वाले हैं उन्हें भली बात ही अच्छी तरह से समझ जाना चाहिए, जो बात हम उन्हें बताना चाह रहे हैं वो उन्हें अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए। जो काम कर रहे हैं, जो प्रोसीजर दे रहे हैं, उन्हें अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, तभी तो वो उस चीज़ पर काम कर पाएंगे।
नेक्स्ट है आपका द ग्रुप शुड हैव सम पर्सनल विद इंजीनियरिंग नॉलेज एज वेल एज स्केल अप ऑल्सो इन्वॉल्व इंजीनियरिंग प्रिंसिपल। मतलब इसका है कि जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उन्हें थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए, जिससे कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है मशीन में तो वो वहाँ पे ठीक कर सके। अब हम देखते हैं थर्ड है इसमें स्पेस रिक्वायरमेंट। स्पेस रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है आपका कि वहाँ पे एडिक्वेट मतलब या फिर एडिक्वेट या हम बोल सकते हैं स्पेस रिक्वायरमेंट का मतलब होता है जहाँ पर काम करने के लिए प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे आपके लिए एक प्रॉपर स्पेस होना चाहिए और एक सेपरेट स्पेस होना चाहिए कि ये नहीं सारी चीज़ें एक ही जगह चल रही हैं, स्टोरेज भी एक ही जगह हो रहा है भाई, प्रोडक्शन भी एक ही जगह हो रहा है, पैकेजिंग भी एक ही जगह हो रहा है भाई, ये सारी चीज़ें ना वो नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें अपनी अलग होनी चाहिए। अगर हम स्पेस रिक्वायरमेंट के फर्स्ट की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एरिया, इसके अंदर एडिक्वेट ऑफिस एंड डेस्क स्पेस शुड बी प्रोवाइडेड फॉर बोथ साइंटिस्ट एंड टेक्नीशियन। मतलब जो हमारे साइंटिस्ट और टेक्नीशियन होते हैं उनके लिए अपनी अलग ऑफिस होनी चाहिए, अलग डेस्क बोर्ड होना चाहिए और दोनों के बीच में गैप भी ज़्यादा होना चाहिए, मतलब स्पेस होना चाहिए, ये नहीं कि सारा का सारा सटीक दोनों एक दूसरे से जॉइंट करके। बात करें तो नेक्स्ट है नो अननेसेसरी मूवमेंट टू अवॉइड डिस्टर्बेंस। मतलब वहाँ पे आपके अननेसेसरी मूवमेंट नहीं होने चाहिए, डिस्टेंस जो आपके डिस्टर्बेंस आ रही है उसे आपको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें इन पॉइंट में बताई गई हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इसमें फिजिकल टेस्टिंग एरिया, वहाँ पे जो फिजिकल टेस्ट किए जाते हैं आपके जैसे पीएच, विस्कोमीटर, इन सभी के लिए एक अपना अलग सेपरेट रूम होना चाहिए टॉप, और ये जो रूम होना चाहिए वो आपका टॉप पे होना चाहिए जिससे कि कोई भी वहाँ पे वेरिएशंस वगैरह या कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। थर्ड आता है स्टैंडर्ड पायलट प्लांट इक्विपमेंट फ्लोर स्पेस। इसका मतलब है आपका डिफरेंट एरियाज फॉर डिफरेंट डोजेस फॉर्म, लाइक जैसे लिक्विड डोजेस फॉर्म बनी है, सॉलिड डोजेस फॉर्म बनी है, ये आपकी अलग अलग टाइप की डोजेस फॉर्म है, तो इनके लिए आपका एक अलग स्पेस होना चाहिए, अलग बेंच होनी चाहिए और अच्छी तरह से इनका जो काम होता है वो रूटीन में होना चाहिए और स्पेस भी इनके लिए ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि ये क्या है, ये अलग अलग डोजेस फॉर्म है तो बेटर है कि आपके लिए अलग अलग ही स्पेस होना चाहिए, अलग अलग ही रूम ही होना चाहिए और इजी टू क्लीन दिस एरिया। मतलब जहाँ पे आपकी डोजेस फॉर्म बन रही हैं, लिक्विड, सॉलिड, सेमी सॉलिड, ये जितनी भी डोजेस फॉर्म हो रही हैं, तो ये जितनी भी डोजेस फॉर्म है आपकी ये बन रही हैं, इनकी जो एरिया होना चाहिए वो आपके आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग या आफ्टर प्रोडक्शन इन्हें अच्छी तरह से क्लीन कर लेना चाहिए, जिससे कि दूसरा मटेरियल डलेगा तो उसमें कोई भी वेरिएशंस वगैरह ना शो हो। ठीक है, कोई एरर वगैरह हमें ना मिले। अगर हम बात करें तो स्टोरेज एरिया में क्या है, अप्रूव्ड एंड अनअप्रूव्ड एरिया फॉर द एक्टिव इंग्रेडिएंट एज वेल एज एक्सिपिएंट। वहाँ पे हमें हमारे अप्रूव अनअप्रूव मतलब दो टाइप के होते हैं, एक अप्रूव होता है, एक अनअप्रूव होता है। तो जो आपको पता है कि ये हमारा एक्सिपिएंट है या हमारे एपीआई है, ये हमारे अप्रूव हैं, तो उनके लिए अलग एरिया होना चाहिए। जो आपके अप्रूव नहीं हुए हैं उनके लिए अलग एरिया होना चाहिए, स्टोरेज एरिया। तो ऐसे ही ये सारी चीज़ें माइनर चीज़ें हैं जो आपको ज़्यादातर ध्यान रखनी पड़ती हैं, क्योंकि इनमें ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो और अलग अलग डोजेस फॉर्म है आपकी, उनके लिए अलग स्टोरेज होना चाहिए और डिफरेंट एरियाज फॉर डिफरेंट मटेरियल। मतलब अलग अलग आपके एरिया होना चाहिए, मतलब अलग अलग टाइप की आपकी डोजेस फॉर्म, जब आपकी सॉलिड डोजेस फॉर्म बन रही है तो उन्हें कैसे इन्वायरमेंटल की ज़रूरत है, कैसे स्टोरेज होना चाहिए, कैसे स्टोरेज उन्हें रखना है, तो ये सारी चीज़ें हैं ना वो अलग अलग डोजेस फॉर्म के लिए अपना अलग अलग स्पेस होना चाहिए या अपना अलग अलग एरिया होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फोर्थ है इसका रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में क्या है कि वन पर्पस रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पायलट प्लांट इज अप्रूवल वैलिडेशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट एक्सिपिएंट रॉ मटेरियल। अब आपको रॉ मटेरियल मिल गया है तो उस रॉ मटेरियल का आपके पास प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में होना चाहिए। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं, उसके साथ एक्सिपिएंट कौन से यूज कर रहे हो आप रॉ मटेरियल में, तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब ये क्यों होना चाहिए, क्योंकि रॉ मटेरियल यूज्ड इन स्मॉल स्केल प्रोडक्शन कैन नॉट नेसेसरी वी द रिप्रेजेंटेटिव फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन। मतलब जो भी आपके पास रॉ मटेरियल आपको दिया गया है उसे आपको अच्छी तरह से उसकी क्वांटिटी चेक कर लेनी है, उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी चेक कर लेनी है, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक कर लेनी है। तो मतलब अमाउंट चेक कर लेना है कि जिस अमाउंट में आपको दिया गया है क्या उसका अमाउंट वही है जो आपको चाहिए, या उसकी क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है। क्योंकि जब उसकी क्वालिटी ही बेकार होगी तो आपका प्रोडक्ट तो गया, समझ रहे हो।
ठीक है, तो उसकी क्वालिटी भी बेहतरीन होनी चाहिए, तभी आपका प्रोडक्ट है या आपका जो डोजेस फॉर्म है वो आपकी अच्छी बन पाएगी। अब बात करते हैं कि रिव्यू ऑफ फार्मूला। अब इसके नाम से ही लग रहा है कि रिव्यू ऑफ फार्मूला में क्या है कि जो फार्मूला हमें दिया गया है अब उसका हमें रिव्यू करना है कि आखिरकार जो R&D ने क्या करती है, अपना प्रोसीजर देती है, प्रोसीजर के बाद आपके वहाँ से हमें फॉर्मूला मिलता है जिस पे हम काम करके अपने डोजेस फॉर्म को प्रिपेयर करते हैं। अब जो फॉर्मूला मिला है उसे हमें अच्छी तरह से रिव्यू करना है बनाने से पहले। जो हमें फॉर्मूला R&D की टीम से दिया गया है तो आपको पहले उसे वेरीफाई कर लेना है अच्छी तरह से कि उसे चेक कर लेना है कि उसकी कैलकुलेशन वगैरह अच्छे से हुई है कि नहीं हुई है। और जितनी चीज़ों की हमें ज़रूरत है, जैसे कि कोई भी चीज़ें आपके सिंपल सी बात है कि आप कोई भी चीज़ सामान खरीदने जाते हो अपने घर का ही, तो आपको उन सभी सारी चीज़ों का क्या है अपने रोल पता होने चाहिए कि आखिरकार उन चीज़ों का रोल क्या है। तो ऐसे ही आपको क्या होता है कि वो जब आपको फॉर्मूला प्रोवाइड करेंगे तो उस फॉर्मूले के बारे में आपको अच्छी तरह से रिव्यू कर लेना है, कहीं उन्होंने गलत कैलकुलेशन तो नहीं कर दी। और जो रॉ मटेरियल की जो लिस्ट मिलेगी आपको उस लिस्ट को अच्छी तरह से समझ लेना है, यानी कि आपको एक ही रॉ मटेरियल दे दिया गया है, वहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा पूरी की पूरी लिस्ट होगी, मतलब 10-20 इंग्रेडिएंट या रॉ मटेरियल मान लो 10-20 रॉ मटेरियल या इंग्रेडिएंट की आपके पास लिस्ट होगी। तो उसमें जो मेंशन किए गए हैं आपके रॉ मटेरियल या इंग्रेडिएंट, उनके आप सभी को रोल पता होना चाहिए कि आखिरकार किस चीज़ का क्या रोल होता है। ठीक है, तभी आप किसी चीज़ को अच्छी तरह से बना सकते हो। तो रिव्यू ऑफ फार्मूला में हमें बस इतना ही करना है। अगर हम इसके इक्विपमेंट की बात करें तो इक्विपमेंट में आखिरकार हमें क्या पढ़ना है, तो द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड सिंपलेस्ट efficient equipment which are capable of producing product within the proposed specification are used। इसमें बताया गया है कि जो आपका इक्विपमेंट है, अब हमें जिस मशीन पर काम करना है उस मशीन को अच्छी तरह से देख लेना है कि क्या वो हमारी मशीन अच्छी तरह से साफ़ है कि नहीं है, और उस मशीन को हमें अच्छी तरह से यूज़ करना है, सिंपली यूज़ करना है, अच्छी तरह से सारी चीज़ें चेक भी कर लेनी है। और ये चीज़ हमें ध्यान रखे करनी है कि अगर हमें कोई चीज़ छोटे मतलब स्मॉल स्केल पे बनानी है तो हमें ज़्यादा बड़ा बर्तन नहीं लेना या ज़्यादा बड़े इक्विपमेंट में हमें काम नहीं करना। इफ़ द इक्विपमेंट इज़ टू स्मॉल द प्रोसेस डेवलपमेंट विल नॉट बी स्केल अप। मतलब इसमें बोला गया है आपका जो इक्विपमेंट है वो ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम मान लेते हैं आपको 10 पूड़ी बनानी है, 10 पूड़ी बनानी है तो 10 पूड़ी के लिए आप ये तो है नहीं कोई बड़ा सा भगोना ले लोगे या बड़ी सी कढ़ाई ले लोगे, कोई छोटी सी लोगे ना, जिससे कि क्या होगा आपका तेल भी बचेगा और आपका टाइम भी कम लगेगा। अगर आप 10 पूड़ी बनानी है और आपने अगर बड़ी कढ़ाई ले ली तो सिंपल सी बात है, पहली बात तो तेल टाइम कंज्यूमिंग तो है ही, और आपका तेल भी गया क्योंकि पहले तो तेल ही गर्म होगा जब आप पूड़ी उसमें बना पाओगे। तो आपको एक ऐसा इक्विपमेंट चूज करना है अपनी प्रोडक्शन के हिसाब से, आपको किस टाइप के आपको प्रोडक्शन करनी है, छोटी करनी है या बड़ी करनी है, उसके हिसाब से ही आपको अपने इक्विपमेंट को चूज करना है। ठीक है, वेयर एज इफ इक्विपमेंट इज टू बिग, मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं लेना, मतलब इसका है कि अब मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे दोनों हो गया, ज़्यादा छोटा भी नहीं लेना और ज़्यादा बड़ा भी नहीं लेना, मतलब आपको अपने प्रोडक्शन के हिसाब से लेना है। अगर आपको प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है तो आपको बड़ा इक्विपमेंट लेना पड़ेगा, और अगर आपको प्रोडक्शन छोटी करनी है मतलब कम स्मॉल स्केल पे करनी है तो आपको इक्विपमेंट छोटा लेना है। बट अपने रॉ मटेरियल के हिसाब से ही आपको अपने इक्विपमेंट को चूज करना है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रोडक्शन रेट। प्रोडक्शन रेट में क्या है कि जब हम पायलट प्लांट कर रहे होते हैं तभी हमें अपने प्रोडक्शन रेट के बारे में माइंड सेट कर लेना है कि अपनी जो डोजेस फॉर्म है उसे हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो कितनी अमाउंट में हमें करनी है, या हमें बल्क में करनी है, या उसकी 1000 टैबलेट निकालनी है, या 1 लाख निकालनी है, या 10,000 निकालनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपना एक माइंड सेट बना के रख लेना है या आपको एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में कर लेना है। तो इनमें हम क्या चीज़ चेक कर लेंगे प्रोडक्शन रेट में, इट कैन बी डिटरमाइंड बाय द इमीडिएट फ्यूचर मार्केट रिक्वायरमेंट। आपको इसमें क्या है कि प्रोडक्शन रेट में पहली बात तो ये है कि आपको पहले से डिसाइड कर लेना है कि आपको किस अमाउंट में अपने डोजेज फॉर्म को प्रिपेयर करना है, और ये भी देख लेना है कि आखिरकार मार्केट में उसकी कैसे क्या मतलब ज़रूरत पड़ रही है, उसी के हिसाब से आप उसे बना सकते हैं। आफ्टर प्रीवियस पैरामीटर वी आर गेटिंग अ ऑल मटेरियल लाइक रॉ मटेरियल इक्विपमेंट। तो आफ्टर प्रीवियस जो हमने पैरामीटर्स देखे, रॉ मटेरियल देखा, आपका इक्विपमेंट देखा, उससे आपको एक प्रॉपर तरीके से एक आपको SOP मिल चुकी थी। ठीक है, तो इक्विपमेंट आर द प्रोसेस शुड बी चूज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन रेट। तो जो आपको इक्विपमेंट चूज करना है अपना प्रोडक्शन रेट के हिसाब से ही करना है, क्योंकि कैसे करोगे जब आपको पता है कि हमें 1000 टैबलेट बनानी है तो उसके हिसाब से आप अपने इक्विपमेंट को चूज करोगे। अब ये तो है नहीं कि आपको 1 लाख टैबलेट बनानी है और आपने छोटा सा इक्विपमेंट चूज कर लिया, तो सिंपल सी बात है आपकी टैबलेट तो
गई। भाई कुछ नहीं बनेगा। जब आपको 1 लाख टैबलेट बनानी है और आपने इक्विपमेंट बहुत छोटा ले लिया तो भाई कहाँ से बन पाएगा। तो आपको अपने प्रोडक्शन रेट के हिसाब से ही अपने इक्विपमेंट को चूज करना है। तो द नंबर ऑफ बैचेस दैट विल बी नीड टू बी टेस्टेड फॉर रिलीज। अगर किसी ने प्रोडक्शन में अपनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की होगी तो भाई उसे सब पता होगा कि कैसे कैसे बैच बनाए जाते हैं। तो बैच हमारे प्रोडक्शन रेट पे ही डिपेंड करता है और इक्विपमेंट भी हमारे प्रोडक्शन रेट पे ही डिपेंड करते हैं। जैसे नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस इवेल्युएशन। इसके अंदर कुछ नहीं है, बस हमें कुछ पैरामीटर्स हैं उन्हें ही देखना है। ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट, मतलब जो हमें कंपोनेंट मिला है उसको उसे किस ऑर्डर से हमें मिक्स करना है, मिक्सिंग स्पीड कितनी रखनी है, कितने टाइम तक हमें उसे मिक्स करते रहना है, रेट ऑफ कैसे एजेंट का हमें यूज़ करना है, ग्रेनुलेटिंग एजेंट, सॉल्वेंट, सॉल्वेशन ऑफ ड्रग, कैसे एजेंट का हम उसमें यूज़ कर सकते हैं, हीटिंग कितनी होनी चाहिए, कूलिंग कितनी होनी, कूलिंग रेट कितनी होनी चाहिए। तो अप्रॉक्स आपकी 66 डिग्री सेल्सियस तक आपकी हीटिंग कूलिंग रखी जाती है। फिल्टर पेपर में क्या है, आपके जैसे आप डोजेस फॉर्म प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें आपको कैसे पेपर का यूज़ करना है। नॉर्मल पेपर होता है, वॉटमैन पेपर होता है, तो वॉटमैन पेपर का आप टीएलसी में यूज़ करते हो, एचपीएलसी में, इन सभी में आप क्या करते हो, पेपर क्रेमेटोग्राफी होती है, थिन लेयर क्रेमेटोग्राफी होती है, उनमें आप वॉटमैन पेपर का यूज़ करते हो। स्क्रीन साइज़ क्या रखना है, मतलब उसे सीविंग, कौन सी सीविंग बोल सकते हैं, स्क्रीन साइज़ बोल सकते हैं कि उसे किस छन्नी में हमें छानना है, ड्राइंग टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ड्राइंग टाइम कितना होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमारी प्रोसेस इवेल्युएशन के अंदर आती हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट मास्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर। ये इसके अंदर हमारी 3 चीज़ें आती हैं आपकी, वेट सीट प्रोसेसिंग, डायरेक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर। अब आपने क्या है, जितने भी अभी आपने प्रीवियस वाले पैरामीटर्स देखे वो उनसे आपकी जो एसओपी होती है वो कंप्लीट हो जाती है, बिकॉज आपके पास जो रॉ मटेरियल थे, आपके प्रोडक्शन रेट थे, प्रोसेस इवेल्युएशन थे, उन सभी की आपके पास एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में आपके पास बन चुकी है। तो उस डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म की हेल्प से आप किसी को भी उसकी जेरोक्स दिखा सकते हो कि हाँ ये हमने कर रखा है। वही आपकी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कहलाएगा। ठीक है। द वेट शीट शुड क्लियरली आइडेंटिफाई द केमिकल्स रिक्वायर्ड इन अ बैच। मतलब वेट शीट में क्या है कि जो आपका बैच है उसके अंदर आपने कौन कौन सी केमिकल का यूज़ किया है वो आपके पास प्रॉपरली अच्छी तरह से होनी चाहिए। चेक क्वांटिटीज एंड द ऑर्डर इन विच दे वी यूज, उनकी क्वांटिटी भी प्रॉपर तरीके से लिखी रहनी चाहिए। मतलब आपके पास किस किस केमिकल का यूज़ आपने किया है उस प्रोडक्शन रेट को बनाने के लिए या उस डोजेस फॉर्म को बनाने के लिए, कितनी क्वांटिटी ली है, कितना अमाउंट है उसका। तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। बैच रिकॉर्ड अच्छे होने चाहिए। अब बैच रिकॉर्ड के अंदर क्या है कि इंक्लूड स्पेसिफिकेशन फॉर एडिशन रेट, मिक्सिंग टाइम क्या थी, मिक्सिंग स्पीड कितनी थी, हीटिंग कितनी थी, कूलिंग कितनी थी, रेट टेम्परेचर क्या क्या थे। तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए। प्रोडक्शन कितना किया आपने, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन शुड बी कैरिड आउट। मतलब एक जो भी आपने अभी तक किया उन सभी का एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होना चाहिए, क्योंकि जब भी आपके पास वो पूछी जाएगी कि आपने जब भी आपको पूछा जाएगा कि आपने इस डोजेज फॉर्म को बनाने के लिए किस चीज़ का यूज किया या किस प्रोसीजर से आपने काम किया, तो आपके पास अगर सिंपल सी बात है कि डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में होगा तो आप उसकी जेरोक्स किसी को भी दिखा सकते हो। नेक्स्ट है हमारा आपका मोस्ट वन, प्रोडक्ट स्टेबिलिटीज़। तो ये तो सभी को पता ही है प्रोडक्ट स्टेबिलिटी क्या होती है। लास्ट में हमारी चेक होती है कि प्रोडक्ट हमारा कितना स्टेबल है, इसी के बेस पे हमारी एक्सपायरी डेट भी डिसाइड होती है। ठीक है। यूनिफॉर्मिटी चेक करेंगे, प्राइमरी चेक फिजिकल, उसके फिजिकल अपीयरेंस देखेंगे, केमिकल स्टेबिलिटीज चेक करेंगे वहाँ पे, इसमें वही सारी चीज़ें हैं। और फिर देन ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद हम उसे क्यूसी को ट्रांसफ़र करेंगे। क्यूसी क्या है, फिर से उसकी क्वालिटी को चेक करेगा कि आखिरकार हमारी जो डोज फॉर्म प्रिपेयर हुई है वो हमारी अच्छी है कि नहीं है, उसकी स्टेबिलिटीज स्टडी जो मैंने की है वो अच्छी तरह से है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे कंप्लीट होने के बाद अब आपकी डोजेस फॉर्म आपने तो प्रिपेयर कर दी, अब आएगी जीएमपी कंसाइडरेशन। क्या आपने उन चीज़ों का ध्यान रखा, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, ये आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर किसी भी इंडस्ट्री में अगर जीएमपी नहीं है ना तो भाई काम करना ना बहुत बेकार है। तो जीएमपी थी, उसने कुछ अपने
स्टेप्स दिए थे उन्हीं को ध्यान में रख के हमें किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है। जैसे इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन, इसका मतलब है कि जो भी वहाँ पे काम कर रहा है उसे इक्विपमेंट की नॉलेज होनी चाहिए, मतलब जानकारी उसे होनी चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए इक्विपमेंट में, और वो सारी चीज़ें देखता रहे कि आखिरकार जब हमने प्रोडक्शन किया उसके बाद अच्छी तरह से क्लीनिंग हुई है कि नहीं हुई है। तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे चेक करी जाती हैं। प्रोसेस वैलिडेशन, इसका मतलब है कि जब भी आपके पास कोई डीआई आएगा तो आपके पास एक एसओपी रेडी होनी चाहिए, क्योंकि डीआई क्या है भाई, आपकी सीधी सी बात है कि डीआई आने के बाद डायरेक्टली आपकी एसओपी देखता है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है आपने क्या कैसे किया, उसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एसओपी क्या है, आपका एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में आपके पास है। तो अगर आप है तो उसकी जेरॉक्स आप दिखा के मजे कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं है तो भाई चार्जेस देना पड़ेगा कंपनी को, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेगुलरली शेड्यूल प्रिवेंटेशन मेंटेन, आपके पास प्रॉपर जो भी आप रेगुलर काम कर रहे हो उसका अच्छी तरह से शेड्यूल वगैरह होना चाहिए मेंटेनेंस फॉर्म में। एंड रेगुलर प्रोसेस रिव्यू, मतलब आपको जिस चीज़ पे आप काम कर रहे हो उसका रीवैलिडेशन करते रहना है, जिस प्रोसेस पे आप काम कर रहे हो उसे रिव्यू करते रहना है। रीवैलिडेशन दैट मीन्स कि जो आप डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में कर रहे हो, जो आप अपनी फाइल में रिकॉर्ड कर रहे हो उसे आप फिर से चेक करो कि कोई गलती तो नहीं हो गई, ठीक है। रिलेवेंट रिटन एसओपी, मतलब आपने एसओपी एक कंप्यूटर फॉर्म में लिखी और आपको एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में, मतलब हैंड रिटन नोट्स में भी आपके पास होनी चाहिए। क्वालिफाइड पर्सन भी होनी चाहिए कि ये नहीं सारा बीएससी भर रखा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एडिक्वेट प्रोविजन फॉर ट्रेनिंग फॉर ऑफ पर्सनल। फाइन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र सिस्टम, मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र सिस्टम क्या है, हम इसे सेकंड यूनिट में डिस्क्राइब करेंगे। टेक्नोलॉजी क्या है, जैसे कि इन कोविड सिचुएशन देखें, कोविड आपकी क्या है, जब भी इंडिया ने वैक्सीन बनाई तो इंडिया को पता था कि भाई ये बल्क फॉर्म में वो नहीं बना सकता, तो उसने क्या किया, उसे टेक्नोलॉजी की हेल्प से, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र सिस्टम की हेल्प से उसे अदर कंट्री में भी अपने प्रोसीजर को अप्लाई करवा दिया, ठीक है। तो ये होती है आपकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, क्योंकि ये जब की जाती है आपकी जब कोई भी प्रोडक्ट आप बल्क फॉर्म में नहीं बना पा रहे हो। वैलिडेशन क्लियरली प्रोसीजर होना चाहिए, एंड ये सारे वही चीज़ें समझ लो। अब इसके एडवांटेज बात करते हैं कि एडवांटेज क्या होती हैं, कि मेंबर ऑफ प्रोडक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल डिवीजन कैन रियली ऑब्जर्व स्केल अप रन। एक्सेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पर्सनल इज प्रोवाइड फॉर इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस एंड रिपेयर, वहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रॉपरली तरीके से आपकी रहेंगी। डिसएडवांटेज क्या है, अगर आप इन्हें फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी कंपनी को बहुत ही अच्छी तरह से जुर्माना देना पड़ेगा। तो आज हमने अपने सेकंड लेक्चर को भी कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप आप सभी को ये वाला जो लेक्चर है जनरल कंसिडरेशन 10 पॉइंट, बहुत बड़ा लेक्चर हो गया, ठीक है। तो ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में करके बताएं, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। एंड इसके जो नोट्स हैं आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे जब यूनिट ख़त्म हो जाएगी तो। और अभी तक प्रीवियस वीडियो तो खैर देख ही ली होगी, अब क्या बताऊँ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो भाई कर लेना, क्योंकि अब लेक्चर आपको मिलते रहेंगे और जीपेट का धमाका होने वाला है कुछ दिन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।